रोहित पुनेठा लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। दिल्ली के इंद्रपुरी में एक दामाद ने अपनी पत्नी समेत ससुराल के सभी लोगों को जहर देने की साजिश रची। आरोप है कि उसने मछली में थैलियम जहर मिलाकर पूरे परिवार को खिला दिया। इस परिवार में अब 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जिनमें आरोपी की सास और साली शामिल हैं। आरोप है कि ससुराल से नाराजगी के बाद दामाद वरुण अरोड़ा ने साजिश के तहत पूरे परिवार को जहर वाली मछली खिलाई, जिसके बाद सभी को तबीयत बिगड़ने का अंदेशा हुआ। इसके बाद सबसे पहले अस्पताल में साली की मौत हुई, उसके बाद सास की भी जान चली गई, जबकि आरोपी की पत्नी अभी कोमा में है। परिवार के मुताबिक जहर देने की साजिश का पता तब चला जब तमाम दूसरे टेस्ट के बावजूद लगातार बीमार होते जाने की वजह सामने नहीं आ रही थी, जिसके बाद डॉक्टर ने जहर होने का टेस्ट किया और पीड़ितों के शरीर में थैलियम नाम का जहर पाए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर वरुण अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि खुद आरोपी भी अभी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि उसके शरीर में भी जहर पाया गया है। थैलियम एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे जिंदगी लेता है। इससे इंसान के बाल उड़ने लगते हैं और शरीर में कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती हैं और बाद में उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने सद्दाम हुसैन पर लिखी एक किताब से थैलियम जहर देने का आइडिया लिया था। मुझे लग रहा है आज तारीख है 22 दिन हो गए। 22 दिन से वो कोमा में है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। पर जो थैलियम जो पॉइजन है उसके शरीर में 7800 मात्रा जो रिपोर्ट्स बता रही है वो है। 2 से कम होनी चाहिए। मृत्यु बहुत करीब है मेरी बच्ची के। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस में गिरफ्तार सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया है, लेकिन इससे पहले वाजे को लेकर एनआईए कोर्ट में सुनवाई। इस दौरान एनआईए ने अदालत में कई दावे किए और बताया कि एपीआई सचिन वाजे के घर से उन्हें 62 कारतूस मिले हैं, लेकिन ये कारतूस घर में क्यों रखे गए थे इसे लेकर वाजे कुछ भी नहीं बता रहे। उधर सुनवाई के दौरान सचिन वाजे ने कहा कि वो राजनीति का शिकार है और उन्हें इस केस में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वाजे ने कोर्ट में दावा किया कि उसने इस मामले में अपराध स्वीकार नहीं किया है। वाजे ने बताया कि 12 दिनों तक उसने इस केस की छानबीन की, लेकिन बाद में उसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं सुनवाई के दौरान एनआईए ने बार बार कहा कि वाजे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। एनआईए ने दावा किया कि एनआईए को पहले बता चुके हैं कि उन्होंने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक इसलिए लगाए क्योंकि वो इस केस को सॉल्व कर मुंबई में सुपर कॉप बनना चाहता था। ऐसे में एनआईए अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है, इसीलिए वो वाजे की 15 दिन और कस्टडी चाहती है। उधर सचिन वाजे की ओर से पेश वकील ने तर्ज दिया कि एनआईए को वाजे पर यूएपीए लगाने वाले अपने फैसले को अदालत के सामने स्पष्ट करना चाहिए। यह केस यूएपीए के तहत फिट नहीं होता है क्योंकि सिर्फ जिलेटिन मिलना विस्फोटक मिलना नहीं है। सचिन वाजे को जब कोर्ट में पेश किया गया तो एनआईए की तरफ से जो दलीलें दी गई वह सचिन वाजे के पूरी तरीके से खिलाफ है। साफ साफ कहा गया कि 1-2 नहीं 62 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इतना ही नहीं बल्कि यह कहा गया कि जबकि सरकार के नियम के मुताबिक सरकारी कारतूस उनके पास 30 दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ उन्होंने 5 यूज किए, 25 कहाँ हैं वह अब तक पता नहीं है। यानी जिंदा कारतूस मिलना किसी घर पर अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। हालांकि चूंकि वह पुलिस में रहे। एनआईए की तरफ से जब कोर्ट में आज सचिन वाजे को पेश किया गया तो एनआईए ने तमाम ऐसे आरोपों की झड़ी लगा दी जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यानी साफ साफ कोर्ट में कहा कि 1-2 नहीं 62 जिंदा कारतूस उनके घर से मिले हैं। उधर एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर मामले की कड़ियां जोड़ने वाला एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि 17 फरवरी को सचिन वाजे और मनसुख हिरेन के बीच मुलाकात हुई थी। लिहाजा एनआईए का मानना है कि इस मुलाकात के दौरान ही मनसुख ने स्कॉर्पियो की चाबी वाजे को सौंपी थी। हालांकि इससे पहले वाजे लगातार मनसुख से न मिलने की बात कह रहा था। लेकिन सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर एक ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सचिन वाजे का झूठ पकड़ा गया, क्योंकि 17 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे के आसपास का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें सचिन वाजे नीले रंग की मर्सिडीज में दिख रहे हैं जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। थोड़ी ही देर में मनसुख हिरेन सड़क पार कर उस मर्सिडीज में बैठ जाते हैं और दोनों वहां से निकल जाते हैं। लिहाजा जांच एजेंसियों का मानना है कि इस मुलाकात के दौरान ही मनसुख ने स्कॉर्पियो की चाबी वाजे को सौंप दी थी और प्लान के मुताबिक अगले दिन यानी 18 फरवरी की शाम 5 बजे विक्रोली थाने में मनसुख ने स्कॉर्पियो चोरी की रिपोर्ट लिखवाई।
जो वही स्कॉर्पियो थी जिसमें विस्फोटक रखकर मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने पार्क की गई थी। लिहाजा यह साफ हो गया कि वाजे और मनसुख हीरेन लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और सूत्रों के मुताबिक राज खुलने के डर से 4 मार्च को मनसुख हीरेन की हत्या कर दी गई, क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 मार्च को वाजे ने फोन करवाकर मनसुख हीरेन को मिलने बुलाया और बेहोश करने के लिए पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया और फिर मनसुख की हत्या कर ठाणे की मुंब्रा खाड़ी में फेंक दिया गया। उधर मुंबई के ट्राइडेंट होटल का भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक प्राडो कार दिखी है और दावा है कि सचिन वाजे इसी कार में मौजूद है, क्योंकि ट्राइडेंट होटल के रूम नंबर 1964 में वाजे कई दिनों तक रुका था। इतना ही नहीं, वाजे के बैग की स्क्रीनिंग की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिनमें नोटों की गड्डियां इन बैगों के अंदर दिख रही हैं। दरअसल एनआईए जांच में सामने आया है कि मुंबई के नरीमन पॉइंट के होटल ट्राइडेंट में सचिन वाजे रुका था और दावा है कि इसी होटल के कमरा नंबर 1964 से अंबानी के खिलाफ साजिश की प्लानिंग हुई। दरअसल एनआईए को होटल से कई और सबूत भी हाथ लगे हैं। इनमें सीसीटीवी फुटेज, बुकिंग रिकॉर्ड और स्टाफ का बयान शामिल है। सचिन वाजे से मुंबई के बिल्डर फिरोज टापीवाला भी खासा परेशान। दरअसल आरोप है कि बंदूक के लाइसेंस से जुड़े एक मामले में वाजे ने उन्हें धमकाया और जबरन वाजे ने बिल्डर से पैसे मांगे। वाजे और मंडली ने आपको किस तरीके से परेशान करना शुरू किया? सचिन वाजे साहब की एंट्री ऐसी हुई कि दिसंबर में मुझे डोंगरी इलाके में एक इलीगल हुक्का पार्लर चलाते हैं मोहम्मद ठक्कर फार्म, उसने मुझे मिलके कहा कि भाई आप है ना, अभी वो कोई ना कोई कनेक्शन से सचिन वाजे से होगा हुक्का पार्लर के हिसाब से, तो वो उसने कहा कि आप सचिन वाजे साहब से मिलिए ना तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो मैं जाके उनके ऑफिस में मिला, सचिन वाजे साहब थे नहीं और सीसीटीवी फुटेज डिपार्टमेंट का बता देगा कि मैं गया था वहाँ पर। आया, मैंने कहा मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं, अब चाहिए तो करेंगे, मैं लीगली प्रोसीड करूँगा। तो बताया देखो आपका पहला सबूत वो देंगे कि आपका रिवॉल्वर लाइसेंस कैसा कैंसिल होता है। सेकंड डे मतलब उस बीच के अंदर में मेरा रिवॉल्वर लाइसेंस है, अंबिका मैडम डीसीपी हेडक्वार्टर जो कि इतनी बड़ी पोस्ट होल्डर है, आप ये लाइसेंस की ऑर्डर की कॉपी देखें कैंसिल। क्या आपका लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भी पैसे मांगे गए थे? नहीं, इमीडिएटली अब्रप्टली कैंसिल कर दिया गया। जब आप ऑर्डर देखेंगे तो उसमें ना मेरा एड्रेस है ना रिवॉल्वर लाइसेंस का नंबर मेंशन है मेरा। अगर ये एक डीसीपी लेवल की ऑफिसर जो क्लर्क मिस्टेक नहीं करता वैसे तो कर नहीं सकती, मतलब कि उनको इतने हेस्ट में ऑर्डर देने के लिए कहा गया था। शी वॉज सिटिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, सचिन वाजे सिटिंग ऑन द थर्ड फ्लोर। अब दिस व्हाट प्रिज्यूमेबली कैन बी एक्सेप्टेड इज द फैक्ट दैट कि ये हेस्ट में किया गया है, ये कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है और उनको उतना भी मौका नहीं कि वो पढ़ सके। न मेरा एड्रेस है न मेरा लाइसेंस में नंबर मेंशन है और कैंसिल कर दिया। सी आई एम अ लीगल पर्सन, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन लॉ। मैं उनको रजिस्ट नहीं किया, मैं बोला जो भी करना आप करिए। आई एम गोइंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आई मेड एन एप्लीकेशन टू द होम सेक्रेटरी फॉर अपील एंड फॉर दिस रिवॉल्वर लाइसेंस एंड आई विल गो टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट दिस। द इन बिटवीन आई मेड अ कंप्लेंट. When this episode occurred, I made an email complaint to the commissioner, to NIA, to anti-corruption department, to the governor of Maharashtra, and I have submitted my complaint and get an acknowledgement from all these four, and I am expecting justice from the new police officer, the anti-corruption department, NIA, as well as governor of Maharashtra. यानी कि आपके केस में आपने देखा कि किस तरीके से इनका पूरा सबका नेक्सस है। Yes, I have the audio video, and these are shocking revelations which I have kept. I request to the highest authority, CBI and intelligence, to look into the matter because this is concerning national security, wherein such connivance of officers of such highest level with the underworld people is very blatantly visible. उधर जिस आईपीएस रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाअघाड़ी सरकार पर निशाना साधा है, उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार अब कार्रवाई की तैयारी में। दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पिछले दिनों दावा किया कि स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला ने कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग में देविका पर सवाल उठाए थे। लेकिन दावा है कि देशमुख के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय रश्मि शुक्ला को पद से हटा दिया गया, जो फिलहाल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। लेकिन अब ट्रांसफर पोस्टिंग के खुलासे ने सियासी रूप ले लिया है। खबर है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार फोन टैपिंग के मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला की जांच करा सकती है। खबर है कि संघ और बीजेपी से जुड़े अफसरों पर कार्रवाई के लिए एक लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के मंत्रियों को सौंपी गई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद दावा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है, क्योंकि आरोप है कि रश्मि शुक्ला ने बिना इजाजत के कुछ मंत्रियों के फोन टैप कराए। इतना ही नहीं, मंत्री जितेंद्र आहवाड ने दावा किया कि रश्मि शुक्ला ने निर्दलीय विधायक राजेंद्र येड्रावकर को दबाव में लेकर
महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल होने से रोकने की कोशिश की थी। नाना पटोले जी इस वक्त हमारे साथ में, आप राज्यपाल से मिलने वाले थे, लेकिन राज्यपाल तो है नहीं मुंबई में। देखो, हम उनको मिलने के लिए आज लेटर दिए हैं, जब मौका देंगे तो जब उनको मिलेंगे। लेकिन ये भी कल रात को आपकी देर रात तक मीटिंग चली थी, ये भी खबर आ रही है कि सीताराम कुंते जो है एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे आज। बिल्कुल सरकार की तरफ से रिपोर्ट जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार को बदनाम करने का काम और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम बीजेपी की ओर से चल रहा है, तो इसलिए सरकार की तरफ से पूरी बात को स्पष्ट की जाएंगी और जनता को अवगत कराया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के तबादलों के मामले में उनकी वसूली का रैकेट, उनकी चोरी जिन अफसरों ने ईमानदारी के साथ लोगों के सामने लाई, अब उन अफसरों को इनाम देने के अवज ये महाराष्ट्र की सरकार उन पर कार्रवाई करने निकली है। क्या संदेश जाएगा अन्य अफसरों पर? इस महाराष्ट्र की भूमि पर कौन सा अफसर ईमानदारी से काम करेगा? तबादलों में यह सरकार करोड़ों रुपए ले रही थी। जिन अफसरों से करोड़ों रुपए लिए जाए, वे अफसर कुर्सी पे बैठने के बाद गरीबों से और करोड़ों की लूट करेंगे। गरीबों के हितों की रक्षा में, राज्य के हितों की रक्षा में जिन अफसरों ने काम किया, उन पर कार्रवाई। उधर महाराष्ट्र स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला की ट्रांसफर पोस्टिंग वाली रिपोर्ट में नाम आने पर एनसीपी प्रवक्ता उमेश पाटिल ने रश्मि शुक्ला पर 100 करोड़ की मानहानि का केस करने का ऐलान किया है। वहीं मंत्री जितेंद्र आवाड ने आईपीएस रश्मि शुक्ला के मानसिक बीमार होने का दावा कर दिया। मेरा नाम जो है उनके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लिखा, इस वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई, मेरे पार्टी की बदनामी हुई, इसलिए मैं उनके ऊपर डिफॉर्मेशन एक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा मेरे सोलापुर जिले के कोर्ट में कर रहा हूं। उसके साथ मैंने राज्य के चीफ सेक्रेटरी जो है सीताराम कुंटे साहब, उनको भी रश्मि शुक्ला मैडम के ऊपर एक्शन लेने के लिए अभी पत्र दिया है। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भी पत्र दिया है और उनसे आग्रह किया है कि कायदे के तहत, नियम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको इस वजह से सस्पेंड किया जाए। SP in Raigad, Bipin Singh, she says that he wanted to go there and that's why he was talking to somebody. Bipin Singh is CP Navi Mumbai. So whatever she has written, और just imagine है, मुझे उसको एक साइकेट्रिक बीमारी का भी नाम आया है, पैरानोया, साइन ऑफ मेंटल इलनेस और डिस्ट्रस्ट। उधर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। परमवीर सिंह ने दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए महीना वसूलने को कहा था। इसके अलावा परमवीर ने अपना ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में किए जाने को भी चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का यह आदेश अवैध है। याचिका में कहा गया है कि देशमुख पुलिस के कामकाज में दखल देते थे और अपने पद का दुरुपयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के मतदान के लिए आज प्रचार रुक गया। 27 मार्च को 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले आज दिन भर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जमकर प्रचार किया। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और मिथुन चक्रवर्ती ने पहले चरण के मतदान के इलाकों में प्रचार किया, तो वहीं टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला। ईस्ट मिदनीपुर, वेस्ट मिदनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुरा जिले में वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई है। वहीं चुनाव आयोग भी मुस्तैद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआईएसएफ की 725 कंपनियों की नियुक्ति की गई है, जबकि सीआरएसएफ की 60 कंपनी और बीएसएफ की 25 कंपनियां चुनाव ड्यूटी में लगाई गई। चरण के चुनाव के लिए आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है और शाम 5 बजे कैंपेनिंग थम जाएगी पहले फेज के लिए और लगातार भारतीय जनता पार्टी कारपेट बॉम्बिंग कर रही है अपने स्टार कैंपेनर्स के साथ। स्टार कैंपेनर्स में गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गौतम गंभीर और बीजेपी में शामिल हुए
मिथुन चक्रवर्ती भी ग्राउंड में उतर चुके हैं, जहां सभी बड़े स्टार कैंपेनर्स 4 से 5 रैलियां करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी ग्राउंड पे हैं और लगातार जनसभा कर रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि दोनों के मैनिफेस्टो में अगर आप देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है और आदिवासी के विकास के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी मैनिफेस्टो में बड़े दावे किए हैं। सीएम योगी ने नंदीग्राम में रैली की। नंदीग्राम में सबसे दिलचस्प और कड़ा मुकाबला है, जहां ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं और उनके लिए बीजेपी ने दिग्गजों को प्रचार में उतारा। सीएम योगी ने नंदीग्राम में रैली की और ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। बंगाल के अंदर नौकरी भी नहीं और रोजगार भी नहीं, यहां पर हाईवे नहीं, रेलवे लाइन भी नहीं बिछने देती है। एम्स, आईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि दीदी का तो इसमें कोई विश्वास ही नहीं है। दीदी का तो विश्वास है कि जय श्री राम को बोलने पर प्रतिबंध लगा दो। लेकिन इस बीच बीरभूम में टीएमसी नेता के विवादित बयान से माहौल गर्म हो गया। टीएमसी नेता शेख आलम ने कहा कि अगर भारत के 30% मुसलमान एक हो जाएं तो भारत में 4 पाकिस्तान बन सकते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे